हेलो दोस्तों। तो यूपीएससी 20 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसका कंटिन्यूएशन है ये। यहाँ हम लोग 71 से स्टार्ट करेंगे आज। इसके 70 क्वेश्चंस तक हमने ऑलरेडी देख रखा था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे कि कैसे करके पेपर सॉल्व करना है। अब इसके पहले वाले में हमने वो ट्रिक देखा था कि जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी चार स्टेटमेंट्स दिया हुआ रहता है। मान लीजिए एग्जाम में चार स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसमें कभी भी वन ओनली आंसर नहीं होता है। ये बात हमने बताया था, क्योंकि एग्जामिनर को अगर चार स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट के बारे में पूछना होता ना आपसे, तो वो एक स्टेटमेंट को अलग से क्वेश्चन फ्रेम करके उसी के बारे में आपसे पूछ लिया होता। अगर क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट आए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल सा बात है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट राइट है, तो इतना मान करके चलना है। तो जब आप ऑप्शन इवेलुएट कर रहे होंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि चार स्टेटमेंट में कभी सिंगल स्टेटमेंट राइट नहीं हुआ, तो उस हिसाब से फिर आप उसे डिड्यूस कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कहा है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो, जो इसके पहला वाला पार्ट है, उसे आप देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने 69-70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है, वो आप पार्ट देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 71 से स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी पूछ रहा है कि, फिर मैंने आपको बहुत सारे जनरल वर्ड्स बताए थे कि कंसिस्टेंटली, स्टिडली, ठीक है, इनॉर्मसली, ये सब वर्ड में क्या ट्रिक्स लगते हैं क्या नहीं लगते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे वीडियोस में भी कवर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। जनरल स्टेटमेंट्स का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। कैन, में, ये सब जो जनरल वर्ड्स है, हो सकता है ये सब वर्ड्स का राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। ओनली हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स है, तो इसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है, तो ध्यान रखिएगा। 71 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यूपीएससी पूछ रहा है सबसे पहले परिवराजक के बारे में कि वो क्या थे, रिनंसिएंट थे, वंडरर थे। दूसरा श्रमण के बारे में कि प्रीस्ट थे हाई स्टेटस, उपासका, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तीनों आप पढ़ेंगे, आपको तीनों के बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो। थर्ड के बारे में आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ के रखा है, तो कि उपासका जो है वो ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है, इतना आपको पता है। एक चीज और, ये मैंने आपको बार बताया है कि बुद्धिज्म जैनिज्म यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट एरिया है, ठीक है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ऐसा कोई साल नहीं है कि जिस साल यूपीएससी ने बुद्धिज्म के ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा हो। बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी सबसे पहले तो बुद्धिज्म, मतलब फेवरेट ऑफ द फेवरेट एरियाज हैं। एक साल में दो दो क्वेश्चन भी आ जाता है बुद्धिज्म के ऊपर में, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा, एंशिएंट और मिडाइवल जब आप पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड है आपसे कीवर्ड्स के बारे में जानने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ऊपर वाले वीडियोस में हमने देखा था कि बनियान क्या होता है, औरंग क्या होता है, हुंडी क्या होता है, ठीक है। यूपीएससी आपसे कीवर्ड्स पूछ लेता है बैठ करके। यहाँ पे यूपीएससी ने श्रमणा के बारे में पूछ लिया, उपासका के बारे में पूछ लिया, परिवराजिका के बारे में पूछ लिया। तो बैठ करके एंशिएंट मिडाइवल आप पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बोला था टेलीग्राम में मैंने 100-150 में डाल दे रहा हूँ पीडीएफ, वो पीडीएफ देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कीवर्ड्स दिया आपको कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं एंशिएंट मिडाइवल के, तो वो आप पढ़ लेंगे तो एंशिएंट मिडाइवल का आपका इस तरीके के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये सीखने की बात थी। तो उपासका जो है वो ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म है, ये हमें पता है। अब थर्ड जैसे ही पता है, प्लस मैंने आपको क्या बताया था कि यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है, वापस वो ट्रिक याद कीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। यही होता है फायदा पहले से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक साथ में, कि अगर यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा कितना क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट होंगे। ऐसा आपको मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब बाकी सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो भी मैंने आपको क्या बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, पॉलिटी का क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब 71 क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा होता तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आता कि आंसर 1, 2 एंड 3 तो कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। तो सबसे पहले मैं किसे एलिमिनेट करता, मैं डी को एलिमिनेट करता। प्लस मुझे यहाँ पे क्या पता है कि उपासका जो है वो ले फॉलोअर बुद्धिज्म है, ये मुझे पता है, तो थर्ड राइट है और सारे के सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग नहीं होंगे। तो यही सोच करके मैं डी को एलिमिनेट करता, और मुझे पता है कि थर्ड राइट है तो मैं ए को भी एलिमिनेट करता। तो आंसर या तो बी होता या तो सी होता। समझ रहा है कहने का मतलब, आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब यहाँ पे 50-50% का गेम खेल सकते थे, या तो बी को मार्क करते या तो सी को मार्क कर सकते थे। अगर आपको पता होता तो सही बात है। ऐसे श्रमण के बारे में पता रहता है ये नॉर्मली, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो, कि श्रमण जो है वो भी आपके मतलब एसेटिक्स होते हैं, ठीक है, रिनंसिएंट होते हैं वो भी बेसिकली, मतलब तपस्वी लोग होते हैं। तो श्रमण जो है ये पता होना चाहिए। तो प्रिस्ट विद हाई स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, और हाई स्टेटस क्या होता है यार, मतलब प्रिस्ट प्रिस्ट है, ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। तो 2 आप जैसे ही काटेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर बी होगा, 1 इन 3 ओनली, ये बात पता होना चाहिए। फिर एक 72 में यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि जो लीडर होती है एक एलिफेंट ग्रुप की, वो एक फीमेल होती है,
ठीक है। फिर जो मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 महीना का होता है। एलिफेंट जो है वो नॉर्मली कार्विंग कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। वापस देखिए ओनली, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कि एमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, ठीक है। अब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, क्या करता मैं सबसे पहले मैं हटाता सी को, 3 ओनली। अभी मैंने आपको बताया 4 स्टेटमेंट्स जहां पे भी दिए हैं वहां पे 1 ओनली कभी आंसर नहीं होगा। मतलब नॉर्मल सा बात है, यूपीएससी को आपसे एक ही चीज पूछना आता तो यूपीएससी आपसे उसी के बारे में क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ लिया होता, 4 स्टेटमेंट क्यों दे रहा होता, ठीक है। किसी पेपर सेटर के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि बैठ करके वो एक चीज पूछने के लिए 4 स्टेटमेंट आपके लिए फ्रेम करेगा, ठीक है। उससे नॉर्मली एक से ज्यादा चीज पूछना होगा आपसे, इसीलिए वो 4 स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। तो इसका आंसर सी तो कभी नहीं होने वाला है, 3 ओनली तो कभी नहीं होने वाला है। प्लस आपने कुछ पढ़ा हो मेल होता है कि फीमेल होता है, यहाँ पे नॉर्मल सा बात है, यूपीएससी ट्रिक खेल सकता है। 22 महीना है, यहाँ पे भी रॉ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे 40 साल है कि 50 साल है कि 60 साल है, पता नहीं, बट यहाँ पे अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे दो फैक्ट दिए हुए हैं, एक तो 40 साल दिया है, दूसरा ओनली दिया है, ठीक है। मतलब पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ इसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। 40 ईयर्स है, ओनली दिया हुआ है प्लस, तो आप थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, ठीक है। अब 1 and 2 है, 2 and 4 है, यहाँ पे आपका कॉल था। ऐसे जो हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है वो कर्नाटका में होता है, केरला में नहीं होता है। ये भी एक फैक्ट है जो पता रहता है नॉर्मली, ठीक है, कि पहले शायद कर्नाटका है, उसके बाद मैंने टॉप 3 याद किया था, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, उसके बाद में शायद आंध्र प्रदेश और उसके बाद में केरला आता है, ठीक है। तो कर्नाटका होगा इसका आंसर। तो फोर्थ जैसे ही गया आपके पास में बचा ए और सी, तो या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि आंसर 3 ओनली तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर ए था, 1 and 2 ओनली। तो जो लीडर होती है एक एलिफेंट ग्रुप की वो नॉर्मली फीमेल होती है, ठीक है, जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वही होती है। और जो गेस्टेशन पीरियड होता है 22 महीना का होता है। तो एलिफेंट का जो बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो 70 साल के आसपास का होता है। और एक एलिफेंट का जो एडल्टहुड होता है वो 18 साल के बाद स्टार्ट होता है, और पता होना चाहिए। अब इससे क्या सीख मिलता है कि एलिफेंट्स हो गए। अब एलिफेंट्स आप पढ़े बैठ करके माइक साइट्स पढ़ लीजिएगा, जो 10 माइक साइट्स हैं, ठीक है, सेंटराइज की बुक में भी कवर है। तो बस माइक साइट्स आपको पढ़ना है, अब ये नहीं कि आप डीपली उसके अंदर में घुस करके पढ़े जा रहे हैं, कुछ काम नहीं आने वाला है। माइक साइट्स का जो नाम है और वो कहाँ पे लोकेटेड है ये पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, तो ये यूपीएससी ने पूछा था कि कावेरी बेसिन में क्या क्या चीजें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, ठीक है। नगरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा, सत्यमंगलम या फिर वायनाड। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसे देखूं बढ़िया से तो सत्यमंगलम जो है वो बेसिकली कन्फ्लुएंस पॉइंट है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसे पूछ रखा है कि क्या है जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है। तो वायनाड जो है वो केरला में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, और नगरहोल जो है वो कर्नाटका में है। अगर मैं कावेरी बेसिन का बात करूं तो कावेरी बेसिन में आपका पापीकोंडा नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2 को एलिमिनेट करूंगा तो आंसर या तो 3 and 4 होगा या तो 1, 3 and 4 होगा। बाकी अगर आप देखेंगे कि कावेरी बेसिन, नगरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनाड, तो अच्छा, अगर आप इसे ट्रिक के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आप ऑड वन आउट का ट्रिक लगा सकते थे दोस्तों, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे आपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें केरला के स्टेट्स भी आते हैं, कर्नाटका के स्टेट्स भी आते हैं, तमिलनाडु के स्टेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें आंध्र प्रदेश के कोई बेसिकली कोई नेशनल पार्क ये सब नहीं आता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब के नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे, टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, बट आंध्र प्रदेश वाला रीजन नहीं आता है, ठीक है। तो नगरहोल जो है वो कर्नाटका में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सत्यमंगलम जो है टाइगर रिजर्व वो कन्फ्लुएंस पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, और वायनाड जो है वो केरला में। तो आप पापीकोंडा को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 and 4, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए था कि, और ऐसे भी प्रोटेक्टेड एरियाज यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड है, तो जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको पढ़ना क्या है, जितने भी टाइगर रिजर्व्स है, 53-54 टाइगर रिजर्व्स है अभी, ठीक है, वो सारा बैठ करके आप पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड है टाइगर रिजर्व, यूपीएससी बहुत बार बार पूछते रहता है। प्लस उसके बाद में जितने नेशनल पार्क ऑप्शंस में आए, जब आप 5 पेपर होल्ड कर रहे हैं, अब क्या करेगा यूपीएससी में बता रहा हूँ, अगले साल यूपीएससी ये पूछ ले कि नगरहोल नेशनल पार्क के ऊपर में आपसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, पापीकोंडा के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो ये सबको अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे 74 कि विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, ये जो सीलियन फ्रॉगमाउथ है, कॉपर स्मिथ बारबेट है, फिर आपका ग्रे चिंड मिनीवेट हो गया, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्टे, सब क्या है, ठीक है। अब बर्ड्स है कि प्राइमेट्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, आता है तो आप डायरेक्टली अगर आपने किसी भी एक
इसमें से पंछी का नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, तो आप मार्क कर लिए होते। अब नहीं सुना तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। वैसे आपने कुछ सुना हो चाहे नहीं सुना, ये व्हाइट थ्रोटेड अगर आप पढ़ेंगे ना, रेड स्टार्ट, ये आपने सुना होगा व्हाइट थ्रोटेड बुलबुल के बारे में, या फिर व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये बर्ड्स है, वरना मैंने तो प्राइमेट्स मार्क कर दिया था, मेरा तो रॉन्ग था ये। ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, स्पीड में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि यार शायद प्राइमेट्स कहाँ से एग्जामिनर के दिमाग में आया होगा। ठीक है, ये वर्ड, और ये सोच करके मैंने बी मार्क किया, बाद में पता चला रॉन्ग है। तो व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट जो है वो बर्ड्स होते हैं, पता होना चाहिए। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने, अगर आपने नेशनल पार्क ये सब ढंग से पढ़ा तो आपको पता है कि कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, बारहसिंगा वहीं पे आपको बेसिकली देखने को मिलता है इंडियन स्वैम्प डियर। और जंगल बुक जो था, मोगली ये सब का कॉन्सेप्ट भी जो है यही इसी पार्क से लिया गया, मतलब इसी से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बस एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। कान्हा नेशनल पार्क को हम लोग किसली नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब एग्जाम में इसीलिए अगले बार अगर आप अब पेपर आप पढ़ लें तो जाइए और जाकर के मानस नेशनल पार्क के ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मुद्दुमलाई विच इज इन तमिलनाडु, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा इसी के ऊपर पूछेगा। फिर हम लोग को अचानक से अब ताल छापर या फिर मुद्दुमलाई के ऊपर में क्वेश्चन आया, फिर हम लोग सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया। क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर से ही आया था, बट हमने ढंग से पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व नहीं किया था, तो इसलिए फिर हमसे बना नहीं। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये ऑप्शंस के ऊपर में भी आपके नोट्स बने होने चाहिए, अच्छे से बने होने चाहिए, तो ये कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे कि स्टील स्लैग जो है कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो स्टील स्लैग जो है कैन बी, एक तो आप क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, कैन बी, तो यार क्या हो सकता है, क्या क्या चीज में यूज किया जा सकता है बेसिकली। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, ठीक है, नॉर्मल से बात किया जा सकता है, क्या ही करना है। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, ठीक है, स्टील स्लैग जो है वो एग्रीकल्चर सॉइल के इंप्रूवमेंट में भी काम होता है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट होता है, क्या ही है, कैन भी किया जा सकता है। मान लीजिए अभी नहीं किया जा सकता हो, 10 साल के बाद में किया जा सकता हो, फ्यूचर किसने देखा है, क्या कब क्या हो जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी ये सब के ऊपर में कोई कुछ नहीं किया जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट हैं। वैसे मैंने आपको बताया एनवायरमेंट के क्वेश्चन में, साइंस सेंटर के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। क्यों? क्योंकि हमने सेव करके रखा है। हमने क्या होता है 100 क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, बट 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कुछ ना कुछ, मतलब जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट होते हैं, तो वो सेव किया हुआ चीज यहाँ पे यूज आ रहा है। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। तो मस्क डियर एक ऐसे भी पढ़ते रहते हैं आप न्यूज में, ठीक है, कि मस्क डियर जो बेसिकली ठंडे एरिया में पाया जाता है, पता होगा आपको। तो जो भी आपका आप देखेंगे ना वहाँ पे काराकोरम रेंज जैसा, मतलब बेसिकली जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, और मैं बात करूँ तो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हो गए, जितने भी जो बर्फ वाले एरिया है वहाँ पे आपको मस्क डियर देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा ये, तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा। अगर आपको बस नाम पता होना कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे या फिर कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आप राइट कर देंगे। जैसे गंगोत्री जो है नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में, आस्कोट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी उत्तराखंड में, किशनपुर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो यूपी में, और मानस जो है वो असम में हुआ आपका। तो आप देखेंगे कि किशनपुर जो है वो यूपी में है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश जो बर्फ वाला एरिया नहीं है। तो आप थर्ड को जैसे एलिमिनेट करेंगे, आपके पास में 2 ऑप्शन बचेगा, एक है 1 and 2 और डी है 1 and 4। और अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो गंगोत्री और आस्कोट दोनों उत्तराखंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 and 2 ओनली। तो ये क्वेश्चन इजी था, मतलब बेसिकली अगर आपको जस्ट नाम भी पता होता तो ये क्वेश्चन आप, मतलब प्लेस कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, अगर इतना भी पता होता तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए होते। अब आपको क्या करना है, जाकर के चारों के बारे में रिसर्च करना है और नोट्स में अपने एड ऑन कर लेना है। जाकर के बैठ के आप चेक कर लीजिए आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे, ठीक है। बैठ करके आप कोई एक इंपॉर्टेंट, अगर उसमें कुछ ये क्या कहते हैं स्पीसीज पाए जाते हैं तो उसका नाम लिख लीजिएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर 78 की रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या फिर रिड्यूस करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट। तो अगर आप कॉपर स्लैग पढ़ेंगे तो लगेगा ठीक है, होता होगा। देखिए इसमें पांचों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद सबसे अच्छा वर्ड आपको लगेगा जियो टेक्सटाइल, कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, ठीक है। जियो इंजीनियरिंग ये सब आपने पढ़ा होगा, जियो टेक्सटाइल्स, जियो इंजीनियरिंग, ये सब आप पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। तो ये जियो टेक्सटाइल पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि कुछ तो फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप सबसे पहले राइट मार्क करेंगे कि हाँ थर्ड तो होगा ही होगा,
ठीक है, जैसे ही आपने थर्ड मार्क किया, आंसर सी गया और आंसर डी गया, आपको पता चलेगा या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, सी और डी आंसर कभी नहीं होगा। अब हमें बस ये 5 में देखना है कि 1 2 3 राइट है कि 2 3 4 राइट है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें, अगर आप ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी का आदत है, मैंने आपको बताया था अपोजिट वाले में बताया था ना, कि जैसे यूपीएससी क्या करता है कि हाई हाई को लो कर देना, लो को हाई कर देना, ठीक है, गुड को बैड कर देना, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ कोल्ड, सेकंड स्टेप में देखिए कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, और फोर्थ देखिए हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी। इसका दो दे दिया यूपीएससी एक ही स्टेटमेंट में, इसका मतलब दोनों में से कोई एक राइट है, कोई एक रॉन्ग है। यूपीएससी करते आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपोजिट चीजों में यूपीएससी हमेशा ये करते आया है। ठीक है, दो चीजों के बारे में देगा, दोनों अपोजिट रहेंगे, जिसमें एक राइट होगा एक गलत होगा, ऐसा आपको ढूंढना पड़ता है बेसिकली। तो इतना हमें पता चल गया कि 2 और 4 साथ में कभी नहीं आएगा। तो ऐसे ऑप्शंस देखने जिसमें 2 और 4 साथ में, आप देखेंगे कि बी अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पे 2 और 4 साथ में, तो मतलब बी भी आंसर नहीं होगा। समझ में आया? तो यहाँ से मैंने बी को काटा, और मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जियो टेक्सटाइल जो है वो होगा ही होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ए, 1 2 एंड 3। मतलब कितना ईजी है क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ आपको पता है कॉपर स्लैग होता है कि नहीं होता है, नहीं मतलब है, आपको पता है पोर्टलैंड सीमेंट होता है कि नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस अगर आपको ये पता है कि यूपीएससी जो है वो कोल्ड हॉट जो है उसमें एक राइट एक रॉन्ग है, तो इससे आप 2 और 4 आपको पता चलेगा कि साथ में कभी नहीं हो सकता, तो 2 4 को आपने काट दिया। ठीक है, और आपको ये पता है कि जियो टेक्सटाइल जो है वो कुछ फ्यूचर के बारे में बात करें, कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर आप पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील हो जाएगा, जियो इंजीनियरिंग ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एनवायरमेंट में पढ़ा होगा ये सब चीज के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि 3 तो होने का चांसेस बहुत हाई है। यही सोच करके अगर आप मार्क करते तो आपका आंसर निकल जाता है कि 1 2 एंड 3 इसका आंसर। ऐसे भी हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी होगा नहीं, क्योंकि हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि 95% चीजें जो होती है, सैंड होती है, स्टोन होती है, ये सब होती है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता नहीं वो जनरली। तो फोर्थ इसका स्टेटमेंट नहीं होगा, इसका आंसर आपका 1 2 एंड 3 होगा। ये ध्यान रखिएगा जो कि यूपीएससी का आदत है, मतलब दो जो अपोजिट वर्ड होते हैं ना उसके साथ में खेलने का। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सेकंड टाइम ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। तो ठीक है यार, ऐश है, अब आप बैठ करके देखते तो नहीं रहेंगे ना क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, तो आर्सेनिक है, लीड है, मरकुरी होता होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, जनरल स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट का राइट होने का प्रोबेबिलिटी ऐसे भी आपको हाई समझ में आ जाएगा कि ठीक है स्टेटमेंट है, राइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा आप पढ़ेंगे कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कोयला जला रहे हैं बैठ करके, मतलब पावर प्लांट में, तो पावर प्लांट से कोयला जल रहा है तो करता होगा SO2 NO2 रिलीज, क्या ही फर्क पड़ रहा है। और भी 10 तरह की गैसेस करता होगा, इतने सारे गैसेस है, 0.00001% भी निकले पर निकल रहा है ना, तो अब उसे तो डिक्लाइन नहीं किया जा सकता ना, इतना तो बैठ करके रिसर्च नहीं कर रहा है ना कि यार कितना निकल रहा है, कितना क्वांटिटी में निकल रहा है। जो लिथल गैसेस है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वो तो पता चल जाता है फिर भी, बट एक एक चीज को तो बैठ करके कोई नहीं देख रहा है। आज नहीं निकल रहा, बाद में पता चला ऐसा कुछ हो गया कि निकलने लगा, तो किसने देखा है फ्यूचर, कहने का ये मतलब है। तो टू स्टेटमेंट जो भी पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, जनरल स्टेटमेंट है। पहला पढ़ेंगे कि कोल ऐश जो है कंटेन करता है आर्सेनिक, लीड, मरकुरी, 10 तरीके की और भी चीजें दी होती है, हाँ चलो सब कंटेन करता है, बैठ करके उतना नहीं देखा जाता है, इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट राइट है। तीसरा अगर आप देखेंगे कि हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, तो ये भी स्टेटमेंट आपको बेसिकली पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा कि ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर 1 2 एंड 3 हो जाएगा। रीजन बिंग की अब इससे सीखने को क्या मिला कि कोल के जितने भी टाइप्स है, जैसे एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस है, फिर आपका लिग्नाइट हो गया, पिट हो गया, तो ये सब जो कोल के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोल का टॉपिक, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, ये तो यूपीएससी आजकल हर साल, मतलब हर 2 साल में एक क्वेश्चन मिनरल के ऊपर, तो पता नहीं यूपीएससी का अलग ही प्यार है। मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, हर साल क्वेश्चन एक पूछने लगा आजकल पिछले 2 3 सालों से, मतलब 2020 के पेपर में देख लीजिए, 21 के पेपर में देख लीजिए, 22 के पेपर में देख लीजिए, हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, कोल के ऊपर में। एक बार यूपीएससी ने सैंड के ऊपर में पूछ लिया था कि सैंड मेजर मिनरल है कि माइनर मिनरल है, तो इसीलिए आप ये सब टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं। तो कोल का जब आप टॉपिक पढ़े तो कोल के टाइप्स पढ़ लीजिए। जैसे मैं अगर बात करूँ तो एंथ्रासाइड जो है वो अच्छा कोल माना जाता है, मतलब सारे अच्छा तो कुछ ही नहीं माना जाता है कोल, बट कहने का मतलब है कि बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये सब के कंपैरिजन में वो बेटर है। ठीक है, और इंडिया में एंथ्रासाइट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, और मैं बात करूँ तो सबसे घटिया तरीका कोल है, दैट इज पिट।
ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस जो कोल है वो पाया जाता है। तो जब आप कोल पढ़ रहे हैं तो आपको कोल अच्छे से पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है कोल के ऊपर में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2015 में शायद आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कोल है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इंडियन कोल में बहुत ज़्यादा हाई ऐश कंटेंट होता है, ये बात पता होना चाहिए, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि बायोचार का यूज़ क्या होता है फार्मिंग में। तो बायोचार बेसिकली क्या होता है? बायोचार का बेसिकली मतलब होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम लोग बेसिकली बायोमास को हिट करते हैं तो एक प्रकार का बेसिकली आप देखेंगे कि चारकोल तरीका का, चारकोल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कुछ रिलीज होता है। ठीक है, चारकोल का प्रोडक्शन होता है कुछ ऐसा, तो उसे ही बायोचार कहते हैं। ठीक है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है कि आप जब बायोमास को बेसिकली हिट कर रहे होते हैं तो चारकोल जैसा सब्सटेंसेस निकलता है, विच इज नॉन एज बायोचार। तो उसे फार्मिंग में उसका बेसिकली यूजेस क्या होता है? तो देखिए, बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है यार, होता होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है कि वर्टिकल फार्मिंग कर रहे होंगे। मतलब वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है कि एक के ऊपर स्टैक लगा करके आप बेसिकली एग्रीकल्चर या फार्मिंग कर रहे होते हैं। तो ठीक है, किया जा सकता है, क्या ही कर सकते हैं। कैन भी दिया है, प्लस कैन में ऐसे भी राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है, मैंने भी आपको बताया। फिर आप पढ़ेंगे व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। अच्छी बात है ना ये, मतलब ठीक है। बायोचार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कुछ पॉजिटिव वर्ड हो रहा है। आप पढ़ेंगे बायोचार, जियो इंजीनियरिंग, जियो टेक्सटाइल, जो भी हमने पढ़ा, ये सबको पढ़ने के बाद आपको फील आता होगा कि कुछ अच्छी बात हो रही है। आप वाइब पहचानिए। मैंने आपको बार बोला है कि स्टेटमेंट पढ़ के आपको वाइब पहचानना है कि पॉजिटिव वाइब आ रहा है उस स्टेटमेंट को पढ़ के या नेगेटिव वाइब आ रहा है। आप बायोचार पढ़ेंगे आपको पॉजिटिव वाइब आएगा कि यार कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी होगा या फिर कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात हो रहा है। बायोचार, ठीक है। तो इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, स्टेटमेंट राइट है ये। थर्ड आप पढ़ेंगे व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। तो ठीक है, होता होगा, अब क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा तीनों स्टेटमेंट राइट है। इसका आंसर डी होगा, 1 2 एंड 3। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 81 क्वेश्चन के साथ में डील करेंगे हम लोग। यूपीएससी ने पूछा था कि अगर एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को हम लोग प्लेस करते हैं शेड्यूल 6 के अंदर में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वो क्या इंप्लाई करता है? तो बेसिकली वो ये बताता है कि सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। वाहियात स्टेटमेंट है। प्लस देखिए, अगर आप बी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सच ए प्लांट कैन नॉट, एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्यों भाई, घर में उगा लो, क्या क्या करोगे? पता चल रहा है किसी को? नहीं पता चलने वाला है, तो नॉर्मल सी बात है। तो बी कभी नहीं होगा। दूसरा, इट इज ए जीएम क्रॉप, नहीं पढ़ना है। मतलब ये शेड्यूल 6 में जीएम क्रॉप का बात कर रहे हैं हम लोग, ये कोई समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे ऐसे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये सब जो आपका वाइल्ड प्रोटेक्शन में कवर नहीं होता, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, ईपीए 1986 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर में आप ये सब मॉडिफाइड क्रॉप ये सब करना पढ़ते हैं बेसिकली। तो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में तो ऐसे भी लेना देना नहीं है, तो ये सोच के भी आप सी को एलिमिनेट कर सकते थे। डी आप देखेंगे कि सच ए प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, या तो पहला वाला में कंफ्यूजन हुआ होगा कि लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। तो अगर आपने शेड्यूल 6 पढ़ा होगा, वैसे भी जितने भी एक्ट है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एक एक्ट के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। एक क्या, एक दो एक्ट के ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ज्यादा एक्ट्स है भी नहीं, 8-10 हैं जो आपको पढ़ना है। फॉरेस्ट के 4 एक्ट्स हैं, कैंपा फंड हो गया वो पढ़ना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर आपका ये क्या कहते हैं, मतलब ये दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि नॉर्मली सारे एक्ट्स में यही सब हो जाते हैं। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया 2002 वाला, वो पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ए, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। जैसे कुछ प्लांट का एग्जांपल हो तो रेड वांडा हो गया, ब्लू वांडा हो गया, पिचा प्लांट्स हो गए, कुथ हो गया, KUTH। तो ये सब चीजें हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आप कल्टीवेट कर सकते हैं, बट कल्टीवेट करने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, तो ये बात पता होना चाहिए। अब जितने भी शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 1 हो गया, शेड्यूल 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, या बैठ करके पढ़ लीजिएगा, तो आपका वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 82 ये पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, ये जो टाउन्स है जैसे घंटाशाला, कादुराय, चौल, ये सब क्या है? तो मुझे तो नहीं आता था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है पॉट, बेसिकली पॉट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, इसका आंसर होगा। और इसमें अगर आप कुछ, इसमें आप बेसिकली आप कुछ ट्रिक्स लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिएगा, भले लोगों ने अजीब सा ट्रिक लगा के सॉल्व कर दिया, बट इसमें ट्रिक नहीं लगने वाला है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मान करके चलिए। ठीक है, अगर मैं रहता, जैसे मैंने इसमें मार्क कर दिया था इंपॉर्टेंट
बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स। रीजन बीइंग कि मुझे लगा था कि यार ऐसे भी बुद्धिज्म जैनिज्म तो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा होगा यूपीएससी ने, बुद्धिज्म के बारे में पूछ लिया होगा, तो ये सोच के मैंने डी मार्क कर दिया। घर आकर के चेक किया तो पता चला ये रॉन्ग है, इसका आंसर पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड है। कहने का ये मतलब है, बेसिकली ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे घंटाशाला, कादुरा, चौल, ये सब अगर टाउन्स है, और आपने गुप्ता डायनेस्टी, ऐसे भी गुप्ता पीरियड यूपीएससी में थोड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड हो भी जाता है, ठीक है, यूपीएससी मेंस में भी यूपीएससी ने गुप्ता कॉइन के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो कहने का ये मतलब है कि गुप्ता वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा। अब इसका इनपुट आउटपुट रेशियो कम है, तो अब कहने का मतलब वही है कि अब एशियन मिडाइवल में इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कीजिए, बाकी फिर आप रिस्क लेकर के आपको करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और ट्रिक्स आप यूज नहीं कर सकते इस पे, ठीक है, वो ऐसे तो फिर हर क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा लेंगे, बट सब क्वेश्चन में ट्रिक लगता नहीं है, ये बात भी पता होना चाहिए। फिर 83 हम लोग देखेंगे, यूपीएससी ने पूछा था कि जीरो टिलेज का क्या एडवांटेज है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है? जीरो टिलेज का मतलब होता है बेसिकली विदाउट टिलेज, मतलब दैट इज विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल, बिना सॉइल को डिस्टर्ब किए अगर आप एग्रीकल्चर करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं तो हैप्पी सीडर मशीन, तो क्या होता है, जनरली फार्मर्स क्या करते हैं कि ग्रो किया क्रॉप्स, ठीक है, अब दूसरा क्रॉप लगाना है तो दूसरा क्रॉप सीजन चलेगा, मान लीजिए खारिफ के बाद में राबी का सीजन आया, राबी के बाद में मान लीजिए जायद का सीजन आया, तो जो डिस्टेंस होता है खारिफ राबी के बीच में ज़्यादा समय का नहीं होता है, तो उस टाइम पे फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं, जला देते हैं सारे क्रॉप्स को, ठीक है, ये सोच करके कि क्रॉप्स इन द सेंस मतलब लैंड को खाली करने के लिए सब चीज़ जला देते हैं कि एक बार जल जाएगा फिर वापस प्रॉपर तरीके से फ्रेश फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, एक तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत सारा होता है, इसलिए आपने बहुत सारा एक्शंस भी देखा होगा कि दिल्ली वैली में कि ईपीसी आ गया है, मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जिसमें आपने ग्रैप मेजर्स का पढ़ा होगा, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन, मतलब ऐसा ही कुछ है, एक्शन फोर्स ऐसा करके। तो अब तो वो हट चुका है, अब उसके बदले CAQM आ गया, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, पढ़िएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो CAQM के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो एडवांटेज क्या है बेसिकली जीरो टिलेज का, तो कहने का ये मतलब है, तो शोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। अभी मैंने आपको बताया कि बिना डिस्टर्ब किए सॉइल, जैसे हैप्पी सीडर मशीन होगी कि बिना डिस्टर्ब किए आप सीड को भी सो कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन का वो बेनिफिट भी है कि एक तरीके से हैप्पी सीडर मशीन आप देखेंगे तो एक तरीके से वो धान को काटते भी जा रहा है और साथ ही साथ बीज भी लगाते जा रहा है, तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, आप देखेंगे। फिर मान लीजिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। पॉसिबल है, ठीक है, मतलब हो सकता है, ये यूपीएससी बोला है हो सकता है, मतलब ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी का कहने का ये मतलब है ये क्वेश्चन राइट हो सकता है, बस हो सकता है पे विश्वास रखना। तो थर्ड भी स्टेटमेंट भी राइट है, पहला स्टेटमेंट भी राइट है, इज पॉसिबल। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट सैपलिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है, अब मुझे नहीं पता बट पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो क्वेश्चन का राइट होना भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। वैसे भी एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, ये सब क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दी अबव का राइट होने का प्रोबेबिलिटी ऐसे भी हाई होता है, क्योंकि हमने सेव करके रखा है ऑल ऑफ दी अबव को, तो ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 84, ठीक है, जिसमें यूपीएससी ने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ठीक है, एनपीबी जो स्कीम आया था, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट जनरेशन फ्यूल, सेकंड जनरेशन फ्यूल, नहीं पढ़ा तो अभी जाकर के उसे पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो फ्यूल है किस हिसाब से क्या यूज किया जाता है। यूपीएससी आने वाले टाइम पे ये पूछ सकता है कि एलगी जो होता है उसे कौन से जनरेशन में यूज किया जाता है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, तो क्या 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 चीज को आप रॉ मटेरियल की में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है कासावा, नाम सुनते ही लगा होगा कि यार एग्जामिनर कहीं पढ़ा है, एग्जामिनर इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है ना कि बैठ करके कासावा उसके दिमाग में आ जाएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, कासावा कहाँ से उसके दिमाग में आ जाएगा, अनलेस उसने कहीं पे पढ़ा नहीं, और पढ़ा है तो इसका मतलब राइट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट जैसे आप पढ़ेंगे, पहला वर्ड जैसे आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में आएगा कि यार वन ओनली तो आंसर होने वाला ही है, ठीक है। तो जैसे आपको दिमाग में आया कि वन ओनली आंसर होगा तो आपने सी को एलिमिनेट किया, प्लस छह छह चीजें दी हुई है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि क्या क्या रॉ मटेरियल हो सकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रॉ मटेरियल नहीं है, जबरदस्ती दिया गया क्वेश्चन में, तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स तो कभी राइट नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 जो दिया है, डी को तो मैं सबसे पहले हटाता, दो चीजें मैं हटा दिया होता, अगर आपने पेपर सॉल्व कर रहे होते आप एग्जाम में तो दो चीज तो आप सबसे पहले हटाते, एक तो कि रॉ मटेरियल क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, तो सबसे पहले दिमाग आपका चलता है कि सब कुछ तो होगा ही नहीं, कभी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो गई, ये सोच के आप डी को एलिमिनेट करते। दूसरा, ये कासावा कहां से आ जाएगा एग्जामिनर के दिमाग में, अनलेस उसने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो पहला पढ़ा, मतलब कोई भी इंसान इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है ना, मतलब अब क्या इतना अंग्रेजी किसको आता है यार, कासावा क्या है, मेरे को तो यही नहीं पता है कासावा होता है क्या, कहने का ये मतलब है जब मैंने पढ़ा था। तो
ये पहला वर्ड जो है वो आपका पढ़ते ही आपको समझ में आएगा, एग्जामिनर ने कहीं पढ़ा है तो इसे राइट होगा, ये मतलब ये होगा ही होगा। तो पहला राइट है। इसी के साथ में मैं डी को भी एलिमिनेट कर देता। ठीक है, सी और डी गया तो आंसर या तो ए है या तो आंसर बी है। अगर आप पढ़ेंगे कि डैमेज्ड व्हीट ग्रेन तो लगेगा कि ठीक है बायोफ्यूल में होना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में भी सड़ी हुई चीज़ों को आप देखेंगे, रोटेन पोटैटोज, ये सब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे रोटेन पोटैटो मेरा ध्यान गया यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों को डाल करके बनाया जाएगा, ठीक है, बायोफ्यूल्स। तो डैमेज व्हीट ग्रेन भी होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे क्या क्या होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो आप देखेंगे कि कासावा होगा, डैमेज व्हीट ग्रेन होगा, एक रोटेन पोटैटोज आपको देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है, ठीक है, तो 5 भी होगा। तो आप देखेंगे कि ये सारे में ऑप्शन ए ही है जिसमें 1 आया है, 2 आया है, 5 मतलब रोटेन पोटैटोज आया और 6 आपका शुगर बीट आया है। तो ये आपका आंसर ए हो जाता। तो आपको कंफ्यूजन होता है ए और बी में, पर अगर आप ढंग से पढ़ते ट्रिक लगाते तो आपको पता चल जाता है इसका आंसर ए है। बी जो है इसका आंसर नहीं है। हॉर्स ग्राम और आपका ये ग्राउंडनट सीड्स जो है वो बेसिकली नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में रॉ मटेरियल के रूप में कवर नहीं है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि ग्राउंडनट सीड्स और आपका ये क्या कहते हैं, ये हॉर्स ग्राम जो है वो नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए ओनली हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के बारे में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन होता क्या है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म डैमेज है डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर, कि एक साल में आप बेसिकली कितना CO2 कितना मतलब टन ऑफ CO एक टन ऑफ CO2 कितना एमिट करते हैं, मतलब कहने का मतलब बाई टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर, मतलब एक साल में एक टन ऑफ CO2 एमिट करने से कितना लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, दैट इज आपका सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोस फ्यूल। मतलब इससे वाहियात स्टेटमेंट या फिर इससे फालतू स्टेटमेंट आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। मतलब बोल रहा है कि कितना फॉसिल फ्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब एक तो हम लोग चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बने, थोड़ा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करे, ये बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स का कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो बी तो महा घटिया स्टेटमेंट है। सी पढ़ेंगे एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडेप्ट टू लाइव इन अ न्यू प्लेस, मतलब रेफ्यूजी का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। कहाँ से सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन में क्लाइमेट रेफ्यूजी की बात किया जा रहा है। आपको कंफ्यूजन होगा ए में या टू डी में कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो ये कार्बन फुटप्रिंट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली डैमेज का बात हो रहा है कि CO2 के एमिट होने से कितना लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, दैट इज द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो ये इजी क्वेश्चन था। इससे सीखने को ये मिलता है, पास्ट ईयर पेपर अगर आप अच्छे से इवेल्युएट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी कार्बन के टर्म्स के ऊपर में पूछना यूपीएससी को बहुत पसंद है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कार्बन टर्म्स हो गए, जैसे मैं बात करूँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन ऑफसेटिंग, आजकल यूपीएससी ये सब भी पूछने लगा है, ब्लू कार्बन के बारे में, ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो कहीं पे भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर आप शंकर आईएएस में भी कार्बन के बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, तो बैठ करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगले बार यूपीएससी वापस आपसे कार्बन के ऊपर पूछ सकता है। पास्ट पेपर में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज यहीं तक करते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे 2020 का पेपर। बताइएगा जरूर मुझे आप कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने नोट्स बनाया है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका मैंने व्योदम आईएएस के टेलीग्राम पोर्टल पे डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर के व्योदम आईएएस के टेलीग्राम पोर्टल पे जाकर के आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट करके अगर आप चाहते हैं कि और कुछ इंप्रूवमेंट करना हो या फिर आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग आने वाले वीडियोस में इसे कवर कर लेंगे और सारे पेपर्स हम लोग करेंगे। ये करीबन जितने भी पास्ट के पेपर्स आप देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फिर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो, ठीक है। बस वो लॉजिकल गेसिंग डेवलप होना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात पता होना चाहिए आपको। तो चलिए फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं।